हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों को पता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अक्सर डबल इंजन की सरकार कहकर पुकारते हैं। उनका उद्देश्य यह बताना होता है डबल इंजन की सरकार लोगों के लिए ज़्यादा लाभप्रद होती है। इसीलिए वो राज्यों में भी बीजेपी या एनडीए की सरकार लाने की वकालत करते हैं। अभी 22 अगस्त को वह बिहार गए थे। बिहार जाकर उन्होंने दो 13,000 करोड़ रुपए के दो परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पहली परियोजना ये थी कि NH-31 नेशनल हाईवे था। ये गंगा नदी पर इसमें पुल भी शामिल है। ये गया जिले में ये NH-31 गया जिले से होकर के गुजरता है। तो गया जिले में ही गए थे जहाँ से बीजेपी को बहुत कम सीटें पिछली बार 2020 में मिली थी। तो ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी था देना। यहाँ से बल्कि जीतन राम मांझी को 4 सीटें मिली थी और 4 की चारों यहीं से मिली थी। एक्चुअली टोटल भी 4 मिली थी और 4 की चारों गया जिले से ही मिली थी। तो इसका मतलब ये है कि अनुसूचित जनजाति या जातियों में इनका प्रभाव कम है। इस वजह से या अति पिछड़े समाज में इनका प्रभाव कम है। इसीलिए नीतीश कुमार के साथ ये बने रहते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार के साथ 12-13% वोट इंटैक्ट रहता है। उसमें कुर्मी कुशवाहा इत्यादि के वोट तो रहते ही हैं। अति पिछड़े समाज के भी वोट रहते हैं मुशहर वगैरह के, जो कि नीतीश कुमार ने 2007 में अति पिछड़ा वर्ग आयोग घोषित कर दिया था। उन्होंने अनुसूचित जनजातियों में जातियों में दो फाड़ कर दिए थे। एक को अति पिछड़ा वर्ग घोषित कर दिया था, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी, और दूसरे को पिछड़ा वर्ग ही रहने दिया था। तो इस प्रकार से बीजेपी की बात समझ में आती है कि वो क्यों नीतीश कुमार को लेकर के चलती है। तो अभी 22 अगस्त को नरेंद्र मोदी साहब बिहार की यात्रा पर थे। वहाँ गया जिले गए थे। वहाँ उन्होंने आंटा सिमरिया ब्रिज यानी पुल का उद्घाटन किया। यह 8 किलो टोटल इसकी लंबाई 8 किलोमीटर 15 मीटर है। एक ज़माना था कि जब गंगा नदी पर पटना के समीप गंगा नदी पर 5.6 किलोमीटर का गांधी सेतु का निर्माण हुआ था। तो बहुत हल्ला हुआ था कि भाई एशिया में सबसे लंबा ब्रिज है, फिर भारत में सबसे लंबा ब्रिज है। लेकिन इसकी टोटल लंबाई तो 8 किलोमीटर 15 मीटर है। यही नहीं, ये 6 लेन का भी है। और इसमें वो लगभग 1.86 किलोमीटर यानी लगभग 2 किलोमीटर वो ब्रिज भी शामिल है जो गंगा नदी पर है, जिसे पहले राजेंद्र सेतु के नाम से ज़्यादा जाना जाता था। उसी के पैरेलल इसको बनाया गया है, इसका विस्तार किया गया है। NH-31 पर जो एलिवेटेड कॉरिडोर टाइप का सड़क बना है, उसके अलावे 1.86 किलोमीटर लंबा ये जो बना है पुल, ये 4 लेन का है। और ये सॉरी 2 लेन का है। 4 लेन का तो अलग से उद्घाटन किए थे। 2 लेन का है और इस पर लागत आई 1870 करोड़ रुपए यानी लगभग 1900 करोड़ रुपए की लागत से यह बना है। ये गंगा नदी के ऊपर ही है। ये ब्रिज एक्चुअली गंगा नदी के ऊपर पहले राजेंद्र सेतु था, जो कि अब चौपट हो गया है। धीरे धीरे भारी वाहन उससे यात्रा नहीं कर सकते थे। इस तरह से उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार के बीच कनेक्टिविटी की समस्या हो जाती थी। आर्थिक प्रगति में व्यवधान पड़ता था। अब तो आर्थिक प्रगति भी तेजी से होगी और इस पुल के बन जाने से उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार दोनों को जोड़ने में भी आसानी होगी। NH-31 पर एक दूसरा पुल का भी उद्घाटन एलिवेटेड कॉरिडोर है, वो भी NH-31 के पास ही हम उसको लेकर के है। आप कह सकते हैं कि NH-31 पर ही है। तो वो 4 लेन का है और वो बख्तियारपुर से मोकामा जो कि पटना के समीप है उसको जोड़ता है। और जो 8.15 किलोमीटर लंबा
जो NH-31 पर बना हुआ एलिवेटेड कॉरिडोर है, उससे 100 किलोमीटर लंबाई कम हो जाएगी भारी वाहनों के लिए। जो पहले घूम करके जाते थे दक्षिणी बिहार, वो उत्तरी बिहार से दक्षिणी बिहार को, उत्तरी बिहार में जैसे सुपौल है, जैसे मोतिहारी है, जैसे पूर्णिया है, जैसे अररिया है, इसको दक्षिणी बिहार के जैसे लखीसराय है, शेखपुरा है, नवादा है, इन सब जगहों से जोड़ेगा। इसके अलावा इन्होंने एक 4 लेन का उद्घाटन भी किया ब्रिज का, जो एलिवेटेड कॉरिडोर टाइप का है। ब्रिज तो नहीं कहेंगे, एलिवेटेड कॉरिडोर कहिए, सड़क ही है, NH-31 पर ही बना हुआ है। तो इसका भी उद्घाटन इन्होंने किया। और ये जो पहले वाला था वो तो 6 लेन का था, ये 4 लेन का है। और पहले वाले का ही विस्तार था राजेंद्र सेतु के पैरेलल बना हुआ पुल, जो कि राजेंद्र सेतु अब बेकार हो गया, उससे भारी वाहन नहीं जा सकते, 2 लेन का ही था। 2 लेन का ये भी है, लेकिन ये गंगा नदी पर बना हुआ, इसे इसे नीचे रेल और ऊपर सड़क, यानी सड़क और रेल दोनों से जाया जा सकता है। उत्तरी बिहार को दक्षिणी बिहार से जोड़ने वाला ये पुल था, या एलिवेटेड कॉरिडोर था। अब एक 4 लेन का एक अलग से मैं बता रहा हूँ, इसका भी इन्होंने उद्घाटन किया। और ये बख्तियारपुर से मोकामा को जोड़ता है। ये 4 लेन का है, 1900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हुआ है। ये भी NH-31 पर ही है। और आपको हम बता दें कि ये दोनों गया से होकर के गुजरते हैं। इन दोनों के बन जाने से कनेक्टिविटी तेज होगी बिहार की, और बिहार में बहार आएगी। नीतीश कुमार है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ये युग फिर से वापस आ जाएगा। हालांकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के, उनके उम्र को लेकर के बिहारियों के बीच तरह तरह की बातें हो रही हैं। इसीलिए जो रेटिंग दिखा रहा है तेजस्वी यादव की चीफ मिनिस्टर के रूप में, वो 36% तक दिखा रहा है, 34%, 36% तक दिखा रहा है। सी वोटर तो ज़्यादा ही पहले दिखा रहा था, अब धीरे धीरे कम होते होते 31% पर आ गया है। तो इस प्रकार से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर उम्र के मामले में और एक्टिविटी के मामले में भारी पड़ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे एक बैड लीगेसी है जो कि उनका पीछा कर रहा है, उनको हॉन्ट कर रहा है। और इसी वजह से बिहार के लोग ओवरऑल वोटिंग पैटर्न में, जो वोटिंग बिहेवियर है उन लोगों का, उसमें वो दिखाई नहीं पड़ता। वैसे भी नीतीश कुमार 2005 से ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो ये 2025 यानी 20 साल उनको हो गया। अगर अगले 5 साल के लिए फिर वो मुख्यमंत्री हो जाते हैं, तो इस प्रकार से भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्रियों की सूची में आ जाएंगे। ज्योति बसु, ये बीजू पटनायक के बाद जो उनके बेटे थे, बीजू जनता दल के अध्यक्ष नवीन पटनायक, उनके साथ ये भी नीतीश कुमार को भी जोड़ा जाएगा लंबे समय तक। शिवराज सिंह चौहान भी इसी में कहीं आएंगे। सबसे लंबे समय तक ज्योति बसु रहे चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल के, 27 वर्ष तक। तो इस प्रकार से हो सकता है कि नीतीश कुमार भी उन लोगों की कैटेगरी में आ जाएं। तो जिस डबल इंजन की बात करते हैं नरेंद्र मोदी साहब, उस डबल इंजन का फ़ायदा तो मिल ही रहा है बिहार को। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में NHAI ने जो निर्मित कराया है, उसमें उसका लाभ तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। जैसे नॉर्थ बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने की बात रही, बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो दक्षिण बिहार से उत्तरी बिहार लाए जाते हैं, रांची से लाए जाते हैं, तो बिना जोड़े हुए तो काम हो नहीं सकता। और वैसे 100 किलोमीटर का चक्कर लगाएंगे तो ज़्यादा डीजल भी खर्चा होगा। भारी वाहन का मतलब ट्रक होता है, ट्रक अगर घूम करके जाएगा, बस अगर घूम करके जाएगा, तो उसके डीजल पर भी तो असर पड़ेगा, डीजल की खपत बढ़ेगी, प्रदूषण भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये सब भी कम होगा। तो 8.15 किलोमीटर लंबा जो इन्होंने पुल का उद्घाटन किया एलिवेटेड कॉरिडोर सहित,
वह तो अपने आप में है ही। उसके अलावे 4 लेन का एक बख्तियारपुर से मोकामा को जोड़ने वाला अलग से एलिवेटेड कॉरिडोर कह लीजिए, उसको उठा हुआ सड़क कह लीजिए, या उभरे हुए सड़क को इन्होंने उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार से जोड़ दिया। इस प्रकार से डबल इंजन सरकार लाभ पहुंचाती है, यही इनका मतलब है। क्योंकि कराना तो जमीन तो राज्य सरकार को ही देना होता है। ज़्यादा ज़मीनें तो कृषि भूमि ही होती हैं दूसरे राज्यों में, और कृषि भूमि पूरी तरह से राज्य सरकारों के अधीन आती है। इस प्रकार से ज़मीन तो उपलब्ध राज्य सरकार को ही कराना होता है। ज़मीनें नहीं उपलब्ध कराएगी तो सड़क कपार पर थोड़े बनेगा किसी के। तो जाहिर है कि डबल इंजन सरकार का यही लाभ होता है। कनेक्टिविटी जो इन्होंने दिखाया, कनेक्टिविटी के मामले में लाभ होता है, अन्य मामलों में लाभ होता है, जैसे तमाम तरह के फैक्ट्री को स्टार्ट करना या रीस्टार्ट करना या इस्टेब्लिश करना, ये भी एक डबल इंजन सरकार का फ़ायदा है, जो कि नरेंद्र मोदी साहब अक्सर कहा करते हैं। देखना है डबल इंजन की सरकार को लोग कितना सपोर्ट करते हैं बिहार में। आने वाले चुनाव में ही पता चल पाएगा, उसके नतीजों से ही पता चल पाएगा। धन्यवाद।